मैं कहीं से जा रहा था, रास्ते में देखा एक पेड़ था, पेड़ पर एक पुराना टायर लटका हुआ था, दो पुरानी रस्सियों के माध्यम से। 4-5 बच्चों का एक झुंड था, बारी बारी से उस टायर पे बैठ के झूला झूल रहे थे, एक दूसरे को धक्का मार रहे थे, आनंद में चूर थे, खुशी की चिल्लाहटें निकल रही थी। सब बेसब्री से झूला झूलने का इंतजार कर रहे थे। नंगे पैर वो बच्चे थे, पुराने चिथड़े जैसे कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, मैले कुचैले उनके शरीर थे, हड्डियां बाहर को आ रही थी, पर सब आनंद में थे। उनमें से किसी के भी चेहरे पर हल्का सा भी गम नहीं दिख रहा था, कोई निराशा नहीं थी, आनंद में झूम रहे थे। 2 बच्चे पेड़ के ऊपर चढ़कर उसके तने पर बैठे हुए थे, वो नीचे देख देख कर खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे, पत्तियां तोड़कर नीचे फेंक रहे थे। कुछ ही समय बाद मैं एक बहुत बड़ी आलीशान कोठी में पहुंचा। घर में एक बहुत बड़ा बाग बनाया हुआ था, वहां एक बड़ा महंगा झूला रखा हुआ था, लाखों रुपए का होगा, सुनसान, अकेला, खाली। धूल तो नहीं जमी हुई थी क्योंकि रोज साफ होता होगा, पर उसको देख के पता चल रहा था कि सालों से इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। उसको देखते ही हर इंसान की तरह मेरा मन हुआ, काश मेरे पास भी इतना बड़ा लॉन होता, बाग होता, ऐसा ही एक एक्सपेंसिव सा महंगा झूला रखा होता। पर मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे बस की काम नहीं है। पर किसी तरह अगर मैं उतने पैसे कमा कर वो झूला लगा लेता घर में, तो आने जाने वाले कितनी तारीफ करते। फिर मैंने खुद को कहा, नहीं भाई नहीं, कल कोई झूला तेरे पास आ भी जाता, इतना पैसा भी आ जाता, खरीद के इसको घर में रख लेता। जैसे यहाँ उदास पड़ा है वैसे ही ये वहीं उदास पड़ा होता। तू भी सालों साल इसका इस्तेमाल नहीं करता। जब ये आता 4 दिन 4 बार इसमें झूला झूलता, अपने अहंकार को सहलाता, मैंने ले लिया, मैंने ले लिया। उसके बाद तो इसे हाथ भी नहीं लगाता। सत्य तो यही है। फिर सालों बीत जाते, जंग लग जाता, खराब हो जाता, फिर या तो किसी को दान कर देता या कबाड़ में बेच देता। तो जिस झूले को पाने के लिए तू अचानक से विचलित हो गया, परेशान हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तू उसको नहीं खरीद सकता, उसका तेरे जीवन में कोई रोल ही नहीं है, कोई इंपैक्ट ही नहीं होगा। जितना आनंद वो बच्चे उस रबड़ के टुकड़े से, उस टूटे हुए खराब टायर से ले रहे थे, इस महंगे झूले से तू उसके कभी भी नजदीक तक नहीं पहुंच सकता। ये तो सिर्फ तेरे अंदर इच्छा पैदा हुई है क्योंकि तू वो काम नहीं कर सकता। और उन बच्चों के अंदर इच्छा पैदा हुई थी खेलने कूदने मस्ती करने के लिए, इसलिए उन्होंने बिना पैसे की भी उस झूले को बना लिया और उससे आनंद ले लिया। लाइफ इज सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। जीवन तो बहुत साधारण है, आसान है, उसको हम उलझाते हैं। ज्यादातर वस्तु या विषयों के लिए जिनके लिए हम बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं ना, वो हमें उतना ही आनंद दे पाएंगे जितना कोई एक बहुत साधारण चीज जो हमारे पास इस समय भी है दे सकती है। एक बहुत अच्छे मित्र के साथ बैठे रहना, घंटों बातचीत करते रहना, समय के बीतने का पता ही ना चलना, जगह का मोहताज नहीं है। वो किसी गार्डन की बेंच भी हो सकता है प्रकृति के बीच में, वो कोई बहुत महंगा कैफे भी हो सकता है जहां पे 350 की कॉफी मिलती है, कैपेचिनो मिलती है। और मैं हर दिन देखता हूं, राह में एक जगह पड़ती है, एक नाला है बहुत बड़ा, उसके किनारे पर कई मित्र हर दिन शाम को एक साथ बैठे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। बहुत बदबू होती है, गंदगी होती है, आसपास मक्खियां होती है, मच्छर होते हैं, तो भी उनके चेहरे पर वही मुस्कान, वही आनंद होता है जो किसी अजीब से नाम वाले महंगे कैफे में बैठे लोगों में होता है। कोई आवाज, गाड़ियों का हॉर्न, गर्मी, कोई उनकी बातचीत को नहीं रोक पाती। और हम गिल्ट में जीते रहते हैं, मेरे घर में ये फैसिलिटी होती ना तो सब लोग बहुत एंजॉय करते, सबको बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ मैं नहीं कर पाता यार। काश एसी लग जाता ना, बहुत अच्छे से लोग एंजॉय कर पाते। काश गाड़ी होती ना तो ट्रिप्स पे अलग ही मजा आता। आप नकारात्मक इशू की वजह से एक इच्छा पैदा कर रहे हो, नकारात्मक सोच की वजह से, कमी की वजह से कि ये नहीं है इसलिए मेरी ये इच्छा। वरना जहां चाहा वहां रहा, मुझे मस्ती करनी है तो मैं ढूंढूंगा कि इन्हीं संसाधनों में कैसे हो जाए उतनी ही मस्ती। अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स डाउन टू द बेसिक्स, द सिंपलेस्ट ऑफ प्लेजर्स, मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ लाइफ। बेहतरीन से बेहतरीन जीवन जीना, इसका मतलब ये नहीं है, यह जरूरी नहीं कि इसका ये मतलब हो कि मैं 30 साल तक हर दिन 18 घंटे काम करूं, काम में खोया रहूं, जब तक मुझे 18 बीमारियां ना हो जाए। जब मैं जागूं, जब मैं जीना चाहूं तो मैं इतना बीमार हो जाऊं, बीमारी में फंस जाऊं कि मैं जी ही ना पाऊं, यह उम्र निकल जाए। मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ लाइफ,
जीवन से ज़्यादा आनंद लेने का मतलब है कि जो भी आपका जीवन, आपको जीवन मिला है, संसाधन मिले हैं, एनवायरनमेंट मिला है, उसी में बेस्ट से बेस्ट उनको यूज़ करके आनंद लेना। आपकी फैक्ट्री में 20 मशीनें खड़ी हो जाए, सब 30-30, 40-40% कैपेसिटी पे चल रही हैं, वो फैक्ट्री कभी प्रॉफिट में नहीं आएगी। आपकी फैक्ट्री में 2 मशीनें हैं, दोनों 100 से भी ऊपर कैपेसिटी पे चल रही हैं, तो आपकी फैक्ट्री प्रॉफिट में आ जाएगी। और ये सलाह मैंने बहुत लोगों को दी है, स्केल डाउन व्हेन नीडेड। तो जीवन को वसूलने का मतलब है हर दिन होलसम लाइफ जीना। जो जो विषय मौजूद है खुशी के, उनको पकड़ के वसूलना, साइड में रख देना नहीं। जो जो मौका मिले खुशी का, हंसी का, मस्ती का, उसको वसूल लेना। काम भी निष्ठा से करना, मस्ती भी निष्ठा से करना। जीवन के किसी समय का रिग्रेट ना हो कि मैंने उस समय जीवन नहीं जिया। जीवन के लिए अप्रिशिएटिव होना, छोटी छोटी खुशियों का एहसास करना कि वो है। सालों साल आपकी माँ आपके साथ थी, अनगिनत घंटे उनके साथ बिता सकते थे, उनको सुख दे सकते थे, उनको पूछ सकते थे, प्रेम जता सकते थे, बता सकते थे वो कितनी जरूरी है, उनके साथ खड़े रह सकते थे, उनको समय दे सकते थे, उनके साथ बैठ सकते थे, चर्चाएं कर सकते थे, अपने होने का एहसास दे सकते थे, पर नहीं दिया। जीवन में व्यस्त रहे, वो बैठी रही, पड़ी रही, बीमार पड़ी रही, इंतजार करती रही, राहें ताकती रही। आप आते कमरे में चले जाते, आप आते दोस्तों के साथ चले जाते, आप आते और विषयों की चर्चाओं में लग जाते। जब उनकी मृत्यु हो गई, उनकी छाया आपके ऊपर से हमेशा के लिए हट गई, जब आप उनसे एक बार भी आखिरी बार बात नहीं कर सकते, एक बार मुस्कुराकर उनकी तरफ नहीं देख सकते, एक बार भी वो आपके ऊपर हाथ नहीं फेर सकती, तब आपको उनकी याद आ रही है कि मैं क्यों सालों साल उनके साथ नहीं बैठा, क्यों समय नहीं बिताया, क्यों प्यार का एहसास उनको नहीं दिया, क्यों उस प्रेम को जीवन भर नहीं वसूला। क्योंकि आप भाग रहे थे मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे, परसीव्ड डिजायर्स के पीछे। ये होना चाहिए, ये कम है, ये बेहतर है। आसानी से कभी भी जाग कर उन्हें समय दे सकते थे, नहीं किया ना। अपने सबसे बुरे समय में ना, फाइनेंशियली, मैंने एक बात का एहसास किया, बड़ी अच्छी बात का एहसास। वो वक्त बहुत अच्छा था, मैं हमेशा उस वक्त को बहुत प्रेम करता हूँ। मुझे पहाड़ों पे जाने का बहुत शौक है, पहाड़ों से मेरा बचपन से ही प्रेम है, लगाव है। और जब मैं बहुत तनाव में आ जाता हूँ ना, तब तो मुझे एकदम से लगता है कि पहाड़ों में चले जाऊँ, कम से कम 2 दिन 3 दिन के लिए चले जाऊँ। तो वो समय ऐसा था, मैं बहुत लो फील करता था, बार बार मन होता था पहाड़ों पे जाओ, और उस वजह से मुझे और तनाव होता था क्योंकि मैं नहीं जा सकता था। मिजरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया, मैं हर रात पहाड़ों पे जाने लगा, कमरे में अंधेरा करके टीवी पर कोई शांत सी पहाड़ों की वीडियो लगाता, पहाड़ घूमने वाली, जो शांत सी होती, हड़काई वाले नहीं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है बोले नहीं, शांति से पहाड़ घुमा रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो वीडियो लगाता, उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करता। अब इस दुनिया में कुछ नहीं है मेरे लिए, सिर्फ ये पहाड़ है, इनके रंग है, उन पहाड़ों के एक एक पेड़ को, छोटे छोटे घरों को देखता, लोगों को देखता, दिनचर्या को देखता, जैसे मैं वही हूँ। और मैंने अपने ध्यान के बल पर वही आनंद प्राप्त किया जो मैं वाकई में पहाड़ पर खड़े होके करता। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, पूरा आनंद। पहाड़ों पे जाता भी तो महीने में एक बार चले जाते, यहाँ तो रोज ही जा रहा हूँ, क्या खर्चा आया। फोकस ऑन द रियल एंड प्योर सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस एंड नॉट पैकेजिंग। इसी बात पर मुझे अपने नाना जी की याद आती है। बहुत ही सिंपल इंसान थे, जो भी आज तक उनसे मिला उनकी तारीफ करी है। सिंपल जरूर थे, पर बहुत इंटेलिजेंट भी थे और मजबूत व्यक्तित्व के मालिक भी थे। IIT रुड़की से गोल्ड मेडलिस्ट थे इंजीनियरिंग के। तो वो जब यूपी इरिगेशन से रिटायर हुए, खाली नहीं बैठे, जॉब ले ली। जॉब भी ऐसी पूरी मेहनत वाली, पूरे देश में इधर से उधर ट्रैवल करना है, निरंतर ट्रैवल करना है, वो भी फ्लाइट्स में नहीं, फ्लाइट तो बहुत कम, बसों में, ट्रेनों में। और वो उस जॉब को करते रहे, कभी नहीं थके। मजबूरी में उनके बॉस को ही प्रेम पूर्वक उन्हें काम करने को मना करना पड़ा, क्योंकि उनकी सेहत उस लायक नहीं रही थी, डॉक्टर मना कर चुके थे। वो बार बार बेहोश होकर गिर जाते थे, कई प्रॉब्लम्स हो गई थी। तब बॉस ने कहा, नहीं जैन साहब, अब आप घर बैठो, अब आप काम मत करो। सबको ये लगता था कि अब वो डिप्रेस हो जाएंगे। जो इतना कर्मयोगी इंसान है, जीवन भर काम किया, जीवन भर कमा के परिवार को पाला, अपने लिए कुछ नहीं करा, वो खाली कैसे बैठेंगे, शायद बच ही ना पाए। पर वो रिटायरमेंट के बाद भी खुश थे। सेहत खराब हो गई थी तो भी खुश थे। उनका दिल सिर्फ 25% काम कर रहा था, कान बहुत कम सुनते थे, शरीर में बहुत भयंकर दर्द रहता था तो भी खुश थे। उन्होंने छोटे छोटे विषयों में आनंद लेना शुरू कर दिया। बिजली का बिल भरकर आते तो बड़े खुश होते, पूरे महीने हमने बिजली वसूली है, एक एक दिन हमें अनगिनत सहूलियतें मिली हैं।
लाइट, पंखा, कूलर, खाना पका है, सब कुछ हुआ है और हम उस बिजली का बिल भरने के लायक हैं। अगले महीने भी बिजली आएगी। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाते, सुबह से खुश होते, शाम को मंदिर जाऊंगा, वहां समय बिताऊंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा। उनका प्रसाद भी सेट था, एक अच्छी बर्फी आती थी वो चढ़ाते थे, फिर घर आते सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद देते, छोटी छोटी चीजें घर का सामान लाते, बड़े खुश होके लाते। 80 के बाद भी, 80 की उम्र के बाद भी, ऑलमोस्ट बेड रिडन होने के बाद भी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, डिजीज होने के बाद भी उनमें जीने की चाह थी, विल थी कि जीवन अच्छा है, जीवन सुंदर है, मैं टीवी देख पा रहा हूं वो भी सुंदर है, मेरे आसपास मेरा कोई एक अपना है वो भी सुंदर है, शरीर में जान है वो सुंदर है। क्योंकि उनको जीवन में आनंद लेना आता था। बड़े मुकामों पर रहे तो आनंद लिया, स्ट्रगल करा तो आनंद लिया, बीमार हुए तो आनंद लिया, विषय मिल गए उनको क्योंकि वो आनंद ढूंढ रहे थे, वो कमियां नहीं ढूंढ रहे थे, क्या नहीं है नहीं ढूंढ रहे थे, दूसरे के पास क्या नहीं ढूंढ रहे थे, क्या बेहतर हो सकता है नहीं ढूंढ रहे थे। उन मासूम बच्चों की तरह जो टूटे रबड़ के टायर से झूला बना के खेल रहे थे। दोस्तों मेरे पास बहुत सारी हाउसवाइफ्स के मैसेज आते हैं, गृहिणियों के मैसेज आते हैं जो बहुत डिप्रेस्ड है, ज्यादातर 40s में होती है, जीवन का मकसद खो चुकी है, क्यों जी रही हूं, क्यों जीऊं, कुछ नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक ही दिनचर्या सालों से जिए जा रही है, घर की 4 दीवारियों के बीच में चूल्हा चौका करना, घर संभालना, बच्चों का, पति का, सास ससुर का, सबका काम करते करते जीवन के मायने खत्म हो गए। अब मैं ये नहीं कहता कि वो ज्यादा काम कर रही हैं, पति कुछ नहीं कर रहा, पति भी बहुत मेहनत कर रहा है, बाहर जाके बहुत स्ट्रगल झेल रहा, तनाव कर रहा है, मैं वो बात नहीं कर रहा, कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर रहा, पर ऐसा अक्सर होता है। बाहर जाके आप बहुत संघर्ष करते हो पर आप लोगों से मिलते हो, नए लोगों से मिलते हो, बातचीत होती है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, जगह बदलती है, दिमाग को कुछ नया मिलता है। एक ही जगह 4 दीवारी में काम करते करते, वही काम करते करते, जिसका कोई ऐसा डायरेक्ट रिटर्न भी नहीं है, थैंकलेस जॉब है, डिप्रेशन हो जाता है। मैं उन सभी को एक कॉम्प्रिहेंसिव रूटीन बनाकर देता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, एक दिनचर्या बनाकर देता हूँ, थोड़ी थोड़ी अलग सिचुएशन के हिसाब से, पर बेसिक्स वही रहते हैं। हर दिन को एक पूरे नायाब जीवन की तरह जियो, एक वेरिएबल जीवन जियो, ग्रोथ एक्टिविटीज लाओ, उसमें उभरने वाली, उगने वाली, बढ़ने वाली, जैसे आध्यात्मिक ग्रुप बनाओ, आध्यात्मिक चर्चाएं होंगी, रीडिंग्स होंगी, एक दूसरे को समझाया जाएगा, कोई गुरु भी होगा, वो आपको स्पिरिचुअली ग्रो करेगा। इवनिंग वॉक ग्रुप बनाओ, शाम को घूमने वाला ग्रुप, लेडीज का, आपस में मन साझा कर रहे हैं, मन हल्का कर रही हैं, हंसी टिटोले हो रहे हैं, चल रही हैं, एक्सरसाइज भी हो रही है, 5-6 हज़ार स्टेप्स भी पूरे हो रहे हैं। पार्ट टाइम बिजनेस करो, बिजनेस मतलब सीधा सीधा प्रॉफिट नहीं, सीधा सीधा कमाई नहीं, कुछ जिसको आप बढ़ा रहे हो, जिसमें अपना दिल लगा रहे हो, जिससे 4 लोग आपको जान पा रहे हैं, जो भी चीज आपका पैशन, चाहे तो डेली व्लॉग्स बनाओ, सोशल मीडिया पर आ जाओ, चाहे तो कुछ सीखो फिर सिखाओ, किसी चीज में निरंतर बेटर बनो, कोई स्किल एक्वायर करो, सीखो, समझो, किताबें पढ़ो ढेर सारी, फिर उनके बारे में वीडियो बनाओ। स्टिचिंग का शौक है, स्टिचिंग का काम करो, डिजाइनिंग का शौक है, कपड़े डिजाइन करो, शॉपिंग का ही शौक है ना, तो बतेरी होलसेल मार्केट है, छुपी हुई जगह है, वहां से ढूंढ ढूंढ के चीजें लाओ, उनको कम्युनिटी में बेचो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, एक्सरसाइजिंग या योगा की तरफ पैशन लाओ, सीखो, बेहतर बनो, फिर सिखाओ। हैव अ लाइफ लॉन्ग हॉबी, कोई भी ऐसा काम सीखो या निरंतर प्रैक्टिस करो, इंप्रूव करो, जो आप दूसरों को बाद में सिखा पाओ। साथ ही मैं उन्हें कहता हूं डेली 2 बार ईश्वर का शुक्रिया अदा करो, जो जो भी आपको मिला है, सर पर छत मिली है, स्वस्थ शरीर मिला है, करने को कर्म मिले हैं, संभालने को परिवार मिला है, प्लेट में खाना है, कुछ गुण है, पढ़ाई लिखाई है, सबके लिए रोज 2 बार ईश्वर का शुक्रिया अदा करो, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले। ऑनलाइन खरीदना कम से कम कर दो, फिजिकल शॉपिंग करो, जा जाके शॉपिंग करो, चाहे धूप में पसीनों में शॉपिंग करो। शॉपिंग करने से दिमाग खुलता है, नई नई चीजें देखते हो, चीजें सिलेक्ट करते हो, माहौल बदलता है। दिन में कम से कम 2-3 बार किसी ना किसी तरीके से बाहर निकलो, एक बार मंदिर चले, एक बार वॉकिंग पे चले गए, एक बार बाजार से सामान लेने चले गए, 3-4 बार बाहर जरूर निकलो। शरीर को झोंक दिया, डाल दिया, जीवन को डाल दिया, सौंप दिया, झोंक दिया, ऐसे नहीं जीना। आत्मनिर्भर बनो,
जो काम आपने दूसरों को सौंप दिया ना, ये तो ये कर लेंगे, वो खुद भी करो। ये चीज तो मेरे पति मैनेज कर लेंगे। करो, खुद करो, आपको आना चाहिए। भगवान ना करे कभी अकेले पड़ जाओ तो हर काम आना चाहिए। इसलिए मैं लड़कियों को कहता हूं, पढ़ लो भैया, पढ़ लो। तुम्हारे को एक मौका मिला है कि ना पढ़ो, लड़कों को नहीं दिया जाता। तुम्हें एक मौका दिया जाता है, चल छोड़ना। तो कोई लड़का भी तुम्हारी जगह होता, वो भी कमजोर पड़ जाता, उसको भी कोई कह रहा चल छोड़ना। तो पढ़ाई करना आसान तो है नहीं, पर तुम्हें ये नहीं पता है इस चल छोड़ना की कॉस्ट पूरी लाइफ भुगतनी पड़ेगी। आज पढ़ लिख जाओगी, काबिल बन जाओगी, इंडिपेंडेंट बन जाओगी, कम से कम जीवन का एक मतलब रहेगा जीवन भर। और जितनों को भी मैंने ये एडवाइजेस दी और उन्होंने मानी, सबके जीवन में फर्क पड़ा। सबको जीवन के मायने भी मिल गए, मकसद भी मिल गए, घर वालों से रिश्ते भी सुधर गए, क्योंकि वो खुश रहने लगी। कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, लग्जूरियस फार्म हाउस स्टे नहीं हुआ, एक्सपेंसिव गाड़ी नहीं मिल गई उनको, घर में 2 की जगह 6 एसी नहीं लग गए, अल्ट्रा कंफर्टेबल एक्सपेंसिव मैट्रेसेस नहीं मिल गए। उसी लाइफस्टाइल में खुशी मिल गई। फाइंड जॉय इन एग्जिस्टिंग लाइफ फर्स्ट। सबको बेहतर जीवन चाहिए, ज्यादा फैसिलिटीज हो, महंगे सामान वस्तुएं हो, भोग के विषय बढ़ जाएं। इनकी इच्छा रखना, चाह रखना कोई अनोखी बात नहीं है, सभी को चाहिए, कोई मना नहीं करेगा। एक बार मुझे बचपन का किस्सा याद है। मेरे पिताजी को उनके किसी रिश्तेदार ने बोला, तुम्हें तो घूमने का शौक ही नहीं है, तुम घूमते ही नहीं हो, बच्चों को घुमाने ही नहीं जाते, काम 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 करते रहते। तो मेरे पिताजी ने उन्हें देखा, उन्हें घूरा, उन्हें बोला, घूमने फिरने का, गाड़ियों का, प्रॉपर्टी का शौक हर इंसान को होता है। तो कोई वो काम नहीं कर रहा तो मतलब नहीं कर पा रहा, स्वेच्छा से नहीं बच रहा उनसे, तो जब होगा तो घूम लेंगे। तो जीवन में आनंद वो नहीं है क्या ज्यादा मिल जाए, क्या क्या ज्यादा है, क्या क्या सुविधाएं है। जीवन का आनंद है टू फाइंड फन इन दिस लाइफ। आज संघर्षों से घिरे हो, तनाव से घिरे हो, इसमें भी तुमने खुशी के 4 कारण ढूंढ लिए, वो तुम्हारी 4 बड़ी विजेताएं हैं। लोन चढ़ा हुआ है, काम ढंग से नहीं चल रहा, रिश्तों में कमजोरी आ गई है, तो भी वो इंसान शाम को काम करके शांति से आधा घंटा मंदिर में बैठता है, भजन करता है, आनंद लेता है। तो भी वो इंसान शाम को 1 घंटे अपने परम मित्र के साथ बैठता है, मस्ती करता है, बातें करता है, मन हल्का करता है। तो भी वो इंसान जिम जा रहा है, अपनी सेहत का ख्याल कर रहा है। तो भी वो इंसान हफ्ते में 1 दिन छुट्टी रखता है, आराम करता है, रेस्ट लेता है। ये उसकी जीत है और यही उसे आगे लेकर जाएगी, उसे डिप्रेशन के चक्र में फंसने से रोकेगी, क्योंकि उसे पता है ये परेशानियां टेम्परेरी है, बाकी मन की खुशहाली और सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है, जीवन भर चलेंगी। वो उस विशेष सर्कल से बाहर निकल रहा है, उस मैट्रिक्स से बाहर निकल रहा है जिसमें हर इंसान को फंसाया जा रहा है। तो जीवन में कोई परिस्थिति हो, गर्मा गर्म खाने का आनंद लो, शाम को आधे पौने घंटे घूमने का, तेज तेज घूमने का या खेलने का, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जो पसंद हो खेलने का आनंद लो, मंदिर में ईश्वर का शुक्रिया अदा करने का आनंद लो, भजन करने का, खो जाने का भक्ति में आनंद लो। दोस्तों के साथ जरूर बैठो, पूरी मस्ती करो, कोई मना नहीं करता मैं। बुरे से बुरे समय में खर्चे भी ना निकल रहे हो तो भी थोड़ी मस्ती करना जरूरी है, ताकि माइंडसेट सही रहे, डिप्रेशन में ना पड़ जाओ। खुद को संभालने के लिए भी एक एक्सपेंडिचर रखना जरूरी है, चाहे कितने ही खर्चे हो रहे हो, ना पूरे हो पा रहे हो, क्योंकि संभालना तुम्हें ही है। तुम अपनी मशीनरी को सही नहीं रखोगे, दिमाग को सही नहीं रखोगे तो कुछ नहीं संभाल पाओगे। तो अपनी मस्ती पर, अपनी खुशी पर भी खर्च करो, जरूर करो। कितनी कठिन परिस्थिति हो, सब लोग जज कर रहे हो, मना कर रहे हो, चिढ़ रहे हो। मेरे भाई ने कुछ समय पहले एक बहुत महंगा फोन खरीदा, फोल्डेबल, तब नया नया आया था, बहुत महंगा था। उसने कहा भैया मेरे को क्रिकेट मैचेस देखने का बहुत शौक है, आपको पता ही है। अब इस फोन में जो मजा आएगा मैच देखने का ना, असली मजा ही मैच का इसमें आएगा। पूरे दिन ट्रैवल करता है, बहुत मेहनत करता है, वो भी बैठकर मैच नहीं देख पाता, तो बहुत खुश था। जैसे उसने बात की ना, मुझे एक लेबर की याद आई, हमारे यहाँ काम करने वाले एक मजदूर की याद आई, जिसने कहीं से न जाने कैसे एक सेकंड हैंड टूटा हुआ फ़ोन खरीद लिया, स्क्रीन वाला, रबर बैंड लगा के उसकी स्क्रीन जोड़ी, उस पर वो मैच देखता था। उसको भी मैच देखने का बहुत शौक था। वो फैक्ट्री में काम करते करते भी उसको किसी मशीन पे रख लेता और मैच देखते रहता। मैं कभी मना नहीं करता, मैं तो ये सोचता था देखो कितने कम में भी इंसान कितना आनंद ले रहा है, कितना खुश है। और वो तो चलो छोड़ी, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके फ़ोन में सिर्फ एक छोटा सा रेडियो, छोटा सा फ़ोन, सस्ता सा फ़ोन है, रेडियो है, उसी में मैच का पूरा आनंद ले लेते हैं। BSNL चौका, कनेक्टिंग इंडिया, जिसने भी रेडियो पे मैचेस देखे होंगे उन सबको ये याद होगा। ये सुनते ही एक्साइटमेंट आ जाती होगी। शाम को थक कर घर आने के बाद आपके माता या पिता के चरणों में बैठकर आपके सिर में वो तेल भर देते हैं जो बह रहा होता है माथे पर से, फिर मालिश करते हैं आधे घंटे तक। जो मन हल्का होता है, जो आनंद मिलता है ना, उसकी कीमत करोड़ों में भी नहीं आंक सकता मैं। जिस फैसिलिटी को आज आप यूटिलाइज भी नहीं कर रहे हैं ना, कुछ लाखों की चीज़ों के पीछे भाग रहे हो।
वो करोड़ों का अनमोल रतन है दोस्तों।